हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा और आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको करवाने वाला हूं। ये टॉपिक काफ़ी खास है आप लोगों के लिए और आज मैं आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में बताऊंगा। लेकिन गंगा नदी तंत्र से पहले कुछ नदियों के बारे में और कुछ भारत के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। अगर हम भारत के प्राकृतिक विभाजन को देखें या भारत के नेचुरल डिवीजन को देखें तो पाओगे कि भारत के उत्तर में हिमालय की एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो काफी ऊंची है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6100 मीटर के आसपास है। ऊंचाई है, इस कारण तापमान भी कम होता है और तापमान कम होने के कारण वहां पर विशाल ग्लेशियर है और हिमालय में वर्षा भी खूब होती है। तो ग्लेशियर से और वर्षा से बहुत सारी सरिताओं का निर्माण होता है और उनसे मिलकर नदियों का निर्माण होता है और बहुत सारी नदियां हिमालय से निकलती हैं। अब हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उनको हम 3 नदी तंत्रों में आराम से बांट सकते हैं, जैसे इंडस रिवर सिस्टम यानी सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र और उसके बाद होगी आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये नदी तंत्र 3 हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नदियां जहां से निकलती हैं उसे कहते हैं ओरिजिन यानी सोर्स, और नदियां जहां पर समुद्र में गिरती हैं या समुद्र में जहां पर वो समाप्त हो जाती हैं, अर्थात जहां समुद्र में वो प्रवेश करती हैं, उसे माउथ कहते हैं। तो ये जरूर याद रखना कि जब मैं ओरिजिन की बात कहूंगा और या मैं सोर्स की बात करूंगा कि नदियां कहां से निकल रही हैं, वो सोर्स कहलाता है। और जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, एंटर कर रही हैं, तो हम खाना कहां से एंटर करते हैं? मुंह से ना, इसलिए मुंह मतलब माउथ। तो नदियों का वह स्थान जहां पर वह समुद्र से मिलती है उसे हम कहते हैं माउथ यानी मुहाना। लेकिन आज हम भारत की उस नदी की बात करेंगे जिसके कारण भारत की पहचान है, भारत की वो सांस्कृतिक धरोहर भी है, या वो कहें कि वो भारत की पूरी एक सभ्यता है। भारत की उस पवित्र नदी का नाम है गंगा। तो आज हम गंगा नहीं, गंगा जी की बात करेंगे। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, इस कारण गंगा को जो पानी मिलता है वो ग्लेशियर से भी मिलता है और साथ ही साथ मिलता है उसे मानसून से यानी वर्षा से भी। अब दोनों प्रकारों से उसे जल प्राप्त होता है, इस कारण इसके यहां पर गंगा में हमेशा पानी बना रहता है। और ऐसी नदियां जहां पर हमेशा पानी बना रहता है उन नदियों को सदानीरा या पेरिनियल रिवर कहते हैं। तो ये गंगा अपने आप में पेरिनियल रिवर है, सदानीरा है। गंगा को एक और नाम से पुकारा जाता है कि गंगा को और क्या कहते हैं, ठीक है? तो गंगा पूर्ववर्ती नदी का भी उदाहरण है। ये नाम तो नहीं है लेकिन इसकी अपने आप में एक विशेषता है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट वो रिवर होती हैं जो अड़ियल होती हैं, ठीक है? अड़ियल जानते हो कि जो अपनी दिशा बदलने के लिए तैयार नहीं होती। ठीक ऐसा क्यों है कि नदी जो है, गंगा नदी है, वो हिमालय से पहले ही बह रही थी, ठीक है? हिमालय आया, हिमालय इसके सामने बड़ा हुआ है। समझ लो गंगा जी ने देखा है हिमालय को बड़ा होते हुए, ठीक है? लेकिन हिमालय की उत्पत्ति के बाद भी इन्होंने अपनी दिशा नहीं बदली, इन्होंने अपनी पूर्व दिशा को बनाए रखा और इसके लिए उन्होंने हिमालय को काट डाला और हिमालय को वी टाइप में काटा, जिसकी वजह से महान गॉर्ज का निर्माण हुआ, वी टाइप वैली का निर्माण हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी दिशा नहीं बदली। तो ऐसी नदियां जिनके मार्ग में रुकावट है, रुकावट के बावजूद भी वह अपनी पूर्व रास्ते पर बनी रहती हैं, चाहे काट काट कर अपने रास्ते को बनाए रखती हैं, ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। गंगा पवित्र नदी भी है, इसका पानी कभी नहीं सड़ता। हालांकि वैज्ञानिक बहुत दिनों से इसके पानी के बारे में ये पता करना चाह रहे हैं कि आखिर गंगा जी का पानी सड़ता क्यों नहीं है, लेकिन इसके बारे में आज तक उन्हें बहुत सॉलिड जानकारी नहीं है। आप ये मत सोचो कि एक थ्योरी चलती है जिसमें कहा जाता है कि गंगा के पानी में एक बैक्टीरिया फेज पाया जाता है। बैक्टीरिया फेज का मतलब क्या होता है? जीवाणु भोजी, यानी एक ऐसा वायरस जो जीवाणुओं को खा जाता है। याद रखो, दुनिया में कोई भी चीज सड़ती है ना, खराब होती है, वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। बैक्टीरिया उस चीज को सड़ाता है, समाप्त कर देता है, ठीक है? जहां से वो चीज आई है उसको उसी मिट्टी में जाके मिला देता है वो बैक्टीरिया, ठीक है? लेकिन अब जहां पर बैक्टीरिया है वहां पर चीज सड़ेगी। इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं पनपते, गंगा जी के पानी के अंदर बैक्टीरिया पनपेंगे ही नहीं।
ऐसा माना जाता है बैक्टीरिया को खाने वाला एक वायरस पैदा होता है और खाता है और नष्ट हो जाता है, अपने आप कहां चला जाता है किसी को नहीं पता। लेकिन आज तक वैज्ञानिक ये नहीं पता कर पाए कि पूरी दुनिया की नदियों में, ठीक है, ये वायरस क्यों पैदा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ गंगा में ही क्यों ये वायरस पैदा होता है। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यूं तो गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है और गंगा नदी भारत के अलावा बांग्लादेश में भी बहती है और बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में अपनी बहुत सारी वितरका या डिस्ट्रीब्यूटरी के माध्यम से वह दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन का भी निर्माण करती है। तो नदी हमारी ये अंतर देशीय नदी भी है, यानी ऐसी नदियां जो यानी एक देश से ज्यादा देश में बहती हैं उनको हम यानी उसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्देशीय नदी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर इस गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ है, गंगा नदी की उत्पत्ति कहां से हुई है, ये आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। अब बात आती है कि गंगा नदी के बारे में कहा जाता है कि गंगा नदी देवप्रयाग से उत्पन्न होती है। अगर कहें तो ये आपको जो दिख रहा है वो अपने आप में देवप्रयाग है। अभी आप देखो देवप्रयाग है, लेकिन देवप्रयाग में ये क्या, दो नदियां आपस में यहां पे जुड़ रही हैं, ठीक है। लेकिन याद रखो यहां से जो नदी आ रही है उसका नाम भागीरथी है और यहां से जो नदी आ रही है उसका नाम अलकनंदा है। ये दोनों ही आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। जहां पर दो नदियां आपस में जुड़ती हैं उनको संगम कहते हैं और संगम को हम प्रयाग भी बोलते हैं। तो ये प्रयाग है, यानी दो नदियां यानी भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर यहां पर मिल जाती हैं और इनकी संयुक्त धारा आगे बढ़ जाती है। समझ आ गई? याद रखो कि दोनों का तल लगभग क्या है, बराबर है। जब दो नदियों का तल लगभग बराबर होता है तो उसके बाद जो नदी आगे बढ़ती है तो उसका एक नया नाम होता है। वरना सामान्य रूप से ध्यान रखना, जिसका तल ज्यादा गहरा होता है नदी का नाम नेक्स्ट जो आगे मिलके चलती है ना वही नाम पड़ता है। जैसे चंबल नदी यमुना नदी में मिलती है तो चंबल नदी की गहराई कम है और यमुना नदी की गहराई ज्यादा है, तो आगे चंबल नदी जब यमुना में मिलती है और यमुना जब आगे चलती है ना तो उसको यमुना नाम बोला जाता है। वहां भी तो दो नदियां मिली हैं लेकिन नया नाम नहीं है। अगर दोनों का तल बराबर होता, ठीक है, चंबल और यमुना का, तो एक नया नाम होता। तो नदियों को नया नाम इस प्रकार से दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दोनों के तल लगभग बराबर हैं, दोनों मिल जाती है, एक संयुक्त धारा को गंगा कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि गंगा जो नाम पड़ा है वो देवप्रयाग से पड़ा, ये देवभूमि है। यहां के आप दर्शन कर लो, फ्री में दर्शन करा रहा हूं आपको, है ना, ये है। लेकिन यहां से ही सिर्फ गंगा नहीं है, ठीक है, गंगा की उत्पत्ति कोई यहां नहीं है। हालांकि गंगा को गंगा नाम यहां से पड़ा है, लेकिन गंगा को उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो वास्तव में मूल गंगा की जो शाखा है, ठीक है, वो क्या है, वो ये है मूल जो गंगा है। तो गंगा को उत्तराखंड में भागीरथी कहते हैं और यही जो भागीरथी है वो गौमुख से निकलती है, यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है। तो गौमुख से निकलते हुए आपको पानी दिखाई दे रहा है ना। लेकिन अब याद रखो कितनी गजब की बात है, आप पता है चमत्कार ऐसे थोड़ी होते हैं और हमारे यहाँ पर चमत्कारों की तो लाइन लगी हुई है। तो ये पानी कहाँ से आता है अभी तक वैज्ञानिक ये नहीं पता कर पाए कौन से ग्लेशियर से यहाँ पानी आया है, ठीक है। यहां से निकलती है, इसका आकार आपको गाय जैसा लग रहा होगा, गाय का जो मुंह होता है इसलिए इसको गौमुख बोलते हैं। तो गौमुख से भागीरथी निकलती है, ठीक है। और भागीरथी को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है, ये बहुत ज्यादा शोर करती है तो इसको कहते हैं बहू, और ये थोड़ा सा शांत है तो इसको कहते हैं सास। नहीं, सास ज्यादा आवाज करती है तो ये ज्यादा आवाज करती है इसको सास कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ये कम आवाज करती है बहू कहते हैं। दोनों मिल जाती हैं, ठीक है, सास बहू है। इससे एक बात की पता चलती है कि जो फिर आगे जाके शांत हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर कोई तुम्हारे सामने ज्यादा बोल रहा हो तो शांत रहो, तो वो भी तुम्हारे अंदर अपने आप को जोड़ लेता है, अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है। तो यहां से ये सीख मिलती है कि जब आप तुम्हारे सामने कोई मतलब ज्यादा हल्ला मचा रहा हो ना तो आप उसके साथ जुड़ें, और जुड़ने के बाद वो आपके गुण को आत्मसात कर लेगा और गंगा आगे बिल्कुल शांत होकर बहती है। समझ में आ गया नहीं? ये गंगा कहां पर है, अभी उत्तराखंड में ही है, ये ध्यान रखना। उत्तराखंड में आपको पता पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है तो ढलान होगा, और ढलान होगा तो गंगा नदी यहां पर काफी तेज बहती है। अगर जहां पर नदी ज्यादा तेज बहती है, एक ही बात याद रखना, वहां पर उसकी गहराई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। यानी नदी जितना ज्यादा तेज बहेगी आप वो तली अपर्दर उतराह ज्यादा करेगी, बेस में ज्यादा कटाव करेगी, और पार्श्व यानी जो किनारे होते हैं उनमें कम। इसलिए वहां पर पर्वतों पर जितनी भी घाटियां होती हैं आप देखना वहां पर नदी काफी गहरी होगी, ठीक है, और काफी तेज भी होगी।
एक बात और याद रखना नदियों में, जो आपको शायद पता ना हो, नदी अपने साथ कंकड़ पत्थर बालू बजरी को अपने साथ बहा के लेके जाती हैं काफी तेजी से। वो सारे कंकड़ पत्थर बालू बजरी को आगे बहाती हैं। बहाने के ऊपर भी डिपेंड है कि वो कितना उनकी वहन क्षमता है, ये इसकी गति के ऊपर डिपेंड करती है। नदी की गति जितनी ज्यादा होगी उतनी ही उसकी वहन क्षमता ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे एक अनुमान मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई नदी 2 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से बह रही है, ठीक है, मान लो कि वह 10 किलोग्राम के किसी पत्थर को बहा के लेके जा रही है, ठीक है, अगर इसका वेग दुगना हो जाए तो लगभग 80 किलो के भार को वो वहन कर सकती है। यानी जैसे उसकी वेलोसिटी कम होती है, आधी रहती है, तो उसके द्वारा ढोने वाला जो उसकी वहन क्षमता 1/8 रह जाती है। ये जरूर याद रखना, ठीक है। अगर आप डबल कर दोगे तो उसकी वहन क्षमता जस्ट 8 गुना बढ़ जाएगी, और अगर वेलोसिटी कम हो गई तो 1/8 रह जाएगी। इसलिए तुमने देखा होगा कि जैसे ही हमारी गंगा नदी मैदानी भाग में आती है, ठीक है, यहां पर काफी नदी काफी तेज बह रही होती है, तो लोडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, बड़े बड़े पत्थरों को लेके जाती है, ठीक है। लेकिन हरिद्वार के बाद ये गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है, तो वहां पर ढलान कम होता है, ढाल कम होता है, और ढाल कम होने के कारण क्या होगा, वहां पर उसकी वहन क्षमता, लोडिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। इसलिए बड़े बड़े पत्थरों को ये जमा करके एक भावर का मैदान बना देती है। इसलिए जैसे ही पर्वत खत्म होते हैं, वहां पर आपको एक पथरीली बड़े बड़े पत्थरों का एक मैदान दिखाई देता है, जिसे भावर का मैदान कहते हैं। वो इस कारण से है क्योंकि गंगा नदी का वेग वहां पर कम हो जाता है, ठीक है। बहरहाल थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो एक और बात पाएंगे कि गंगा नदी अगर बिजनौर अगर देखें तो बिजनौर के आसपास यूपी में प्रवेश करती है। गंगा नदी कुछ राज्यों में, कौन कौन से राज्य में बहती है, कभी यह प्रश्न आ जाए तो याद रखना कि गंगा नदी शुरुआत होती है उत्तराखंड से, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में बहती है, फिर बिहार में चली जाती है, थोड़ी सी झारखंड में जाती है, और फिर उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में जाती है। वेस्ट बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से गंगा नदी 2 भागों में प्रवेश कर जाती है, 2 भागों में बट जाती है। एक भाग दक्षिण की ओर चला जाता है, जो आपको दिखाई दे रहा है, सदर्न टर्न लेकर नीचे चला जाता है, और इसी के किनारे पर कोलकाता बसा हुआ है, और ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। एक और जो शाखा है इसकी, डिस्ट्रीब्यूटरी जो है, वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में से पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर इसमें ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, फिर आगे चलकर इसमें मेघना नदी मिलती है, और फिर इसका नाम मेघना पड़ जाता है। और वो बहुत सारी वितरकाओं में बढ़ते हुए, डिस्ट्रीब्यूटर में बढ़ते हुए, और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और वहां पर बहुत बड़े सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। इस प्रकार से देखा जाए तो गंगा का बहाव जो है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है, तीसरे नंबर पर आपका आता है उत्तराखंड, फिर उसके बाद बिहार है, और उसके बाद झारखंड है। इस प्रकार से ध्यान रखें कि भारत के 5 राज्यों में गंगा नदी, ठीक है, बहती है। लेकिन गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र 8,61,000 किलोमीटर है। थोड़ा बहुत नहीं है, 8,61,000 किलोमीटर। ये थोड़ा बहुत नहीं होता है। यानी इसका मतलब ये है कि भारत के 8,61,000 किलोमीटर स्क्वायर का जो पानी है वो सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी के अंदर आता है। पूरे भारत का जो एरिया है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, और उसमें से 8,61,000 किलोमीटर स्क्वायर का पानी केवल गंगा नदी के अंदर आता है, और जो वेस्ट बंगाल में, यानी जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाता है। आप सोचो, भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे बड़ी नदी है, जो भारत के 1/4 भाग का पानी को अपने अंदर अपवाहित करती है। इसकी नदी द्रोणी जो बेसन है वो काफी बड़ा है, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीजें मैंने यहां पर आपको बता दी हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से बैक करके कहां पे लेके चलता हूं, उत्तराखंड में ही लेके चलता हूं। और उत्तराखंड में आप पाओगे कि यहां पर आपने कुछ महत्वपूर्ण जगहों का नाम सुना होगा, खूब सुना होगा। उत्तराखंड जा रहे हैं हम, लाओ चलो केदारनाथ घूम आए, चलो बद्रीनाथ चले जाते हैं, चलो गंगोत्री चलते हैं, यमुनोत्री चलते हैं। तो 4 विशेष स्थान है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहां पर गंगोत्री, और यहां पर यमुनोत्री, ठीक है। ये बद्रीनाथ से एक महत्वपूर्ण नदी निकलती है जिसे हम अलखनंदा कहते हैं, यहां पे आप ध्यान रखना, ठीक है। और यहां पर गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, ये दोनों यहां जुड़ जाते हैं, इसी को देवप्रयाग कहते हैं। उसकी संयुक्त धारा गंगा कहलाती है, जो आपको यहां पे पता चल गया। इसका मतलब यहां पे एक देवप्रयाग है, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण स्थान है, आध्यात्मिक स्थान है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है।
चलिए, ऐसे ही इसमें बहुत सारी नदियां मिलती गई हैं अलकनंदा में। जहां पर नदी मिलेगी वहां पर प्रयाग बनेगा, सीधी बात यह है। ऐसे ही केदारनाथ से एक नदी निकलती है मंदाकिनी, और ये जहां पर जुड़ती है उसका नाम रुद्रप्रयाग है। तो दो प्रयाग हमारे पास हो गए, पहला देवप्रयाग, दूसरा रुद्रप्रयाग हो गए। इस मंदाकिनी को पूर्व धौली गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा एक पिंडर है, पिंडर नदी है जो अलकनंदा से मिलती है और वहां पर कर्णप्रयाग बनता है। यहां पर कर्ण ने अपनी तपस्या करी थी, यह आपको ऐसी मान्यता है। ठीक है, नहीं मान्यता क्या है, ऐसा ही है। ठीक है। इसके बाद क्या है, नंदाकिनी नदी है, और नंदाकिनी नदी जहां मिलती है वहां पर नंद प्रयाग बनता है। ये प्रयाग नंबर 4 है। और यहां पर एक विष्णु गंगा है जिसको हम धौली गंगा भी कहते हैं, जहां पर जुड़ती है उसको विष्णु गंगा कहते हैं। इस प्रकार से 5वां प्रयाग है। अगर आप देखें तो इन सबको मिला दे तो इनको क्या कहते हैं, पंच प्रयाग कहते हैं, जो आपको याद रखने चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद गंगा जी कहां जाएंगी, उत्तराखंड में जाएंगी। ठीक है नहीं। अब उत्तराखंड में गंगा नदी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, इसे हम अगले सेक्शन में कवर करेंगे। तो चलिए, आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताएं, और लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों पर। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत।